अंधेरे और गहरे रियनकानेशन चैनल में लुओ फंग उस चैनल के अंत को देख रहा था जहां से रोशनी चमक रही थी। एटर्नल ट्रू गॉड लेवल की अपनी स्ट्रेंथ के साथ वह आगे के वाइब्रेंट और वास्ट वर्ल्ड को देख सकता था। मास्टर, हम फाइनली ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर पहुंच गए हैं। बाउंड्री बीस्ट मोरोसा उत्साहित होकर बोला। हाँ, हम आखिरकार यहाँ पहुंच गए, लुओ फंग मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्राइमल यूनिवर्स के रीजन में दोनों ही पूरी तरह इनविंसिबल हो गए थे और उनके साथ बस एकांत था जो बहुत लंबे समय तक रहा। लुओ फंग ने मोरोसा की तरफ गहराई से देखते हुए कहा, जब हम ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे तो तुम्हें बाउंड्री बीस्ट्स के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना है। वहाँ हमसे भी ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंसेस हैं और अगर हम एक्सपोज हो गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मास्टर, आप चिंता मत करो, अगर मैं मर भी गया तो भी बाउंड्री बीस्ट्स के बारे में एक भी बात नहीं बताऊंगा, मोरोसा ने वादा किया। लुओ फंग ने सिर हिलाया। हम दोनों के पास परफेक्ट डिवाइन बॉडीज हैं और अगर हम मर भी गए तो हमारे एक बूंद खून से हम फिर से जिंदा हो सकते हैं। लेकिन अगर बाउंड्री बीस्ट्स के बारे में कुछ भी समझ आ गया और ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कुछ टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस ने हमें टारगेट कर लिया तो वे हमारे हर एक बूंद खून को ढूंढकर हमें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। मोरोसा ने समझदारी में सिर हिलाया। ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज की 3 ग्रेट लेगेसीज में से एक टेक्निक अनडाइंग रिवर सिर्फ एक बूंद खून से किसी को फिर से जीवित कर सकती थी। लुओ फंग और बाउंड्री बीस्ट मोरोसा दोनों के पास परफेक्ट डिवाइन बॉडीज थे और उन्होंने लाइफ का 100,000 टाइम्स लेवल प्राप्त कर लिया था। उनकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वे अपनी लाइफ फोर्स को आइसोलेट कर सकते थे, लाइफ लॉकिंग से बच सकते थे, फेट को ऑब्स्क्योर कर सकते थे और अपनी फॉर्म्स को फ्लॉलेसली बदल सकते थे। उन्हें अनडाइंग रिवर टेक्निक कल्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उनके एक बाल या खून की एक बूंद से भी वे फिर से जन्म ले सकते थे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के पानी बहुत गहरे हैं, लुओ फंग ने गंभीरता से कहा। एंडलेस एजेस से सिर्फ एक बाउंड्री बीस्ट ने सर्वाइव किया है जो टियनमू किंगडम में है। बाकी सभी बाउंड्री बीस्ट्स मर चुके हैं। लुओ फंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन वह उसकी एक्सट्रीम डेंजर्स को भी अच्छी तरह से जानता था। मास्टर जुओ शान के और ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज के 3rd जनरेशन एंसेस्टर दोनों डिवाइन किंग्स लेवल के एग्जिस्टेंसेस थे, लेकिन 3rd जनरेशन एंसेस्टर पूरी तरह से मर चुके थे। मास्टर जुओ शान के को भी कॉस्मिक सी में भागना पड़ा क्योंकि वे हंट किए जा रहे थे। बाकी सभी बाउंड्री बीस्ट्स मर चुके हैं। मोरोसा हैरान हो गया, लेकिन उनके पास तो परफेक्ट डिवाइन बॉडीज थे जो लाइफ को प्रिजर्व करने में बहुत पावरफुल थे। वो खुद एक बाउंड्री बीस्ट था और लाइफ को प्रिजर्व करने के कई तरीकों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। वो सब मर चुके हैं, लुओ फंग ने हाँ में सिर हिलाया। सुप्रीम रूल्स के कंस्ट्रेंट्स के बिना उसने ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज और जिन वर्ल्ड लिनिएज से काफ़ी वास्ट इनहेरिटेंस और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाई थी जो साइकिल चैनल के थ्रू मिली थी, और उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता चला था। मास्टर जुओ शानके को डर था कि लुओ फंग कहीं बड़े होने से पहले ही न मर जाए, इसलिए उन्होंने सारी टबूज को उससे पहले ही बता दिया था। ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज भी वैसे ही इंडिविजुअल तरीके से पास डाउन हुई थी और उन्हें भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कई डेंजर्स के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। बाउंड्री बीस्ट्स नेचुरली पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को मास्टर करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक कैटास्ट्रोफी बन जाते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में जो भी पावर उन्हें डिस्कवर करती है वो पहले मौके पर उन्हें एलिमिनेट कर देती है, लुओ फंग ने समझाया। टियनमू किंगडम का बाउंड्री बीस्ट एक तरफ तो जब एक्सपोज हुआ तब वो ऑलरेडी अपने पीक पर था, इसलिए उसे हैंडल करना मुश्किल था। दूसरी तरफ उसे एक मास्टर कंट्रोल करता है और वो बिना वजह डिस्ट्रक्शन नहीं करता। इसी वजह से ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर्स उसकी एग्जिस्टेंस को टॉलरेट करती हैं। मैं भी तो एक मास्टर के अंडर हूँ, मोरोसा ने जल्दी से कहा। लुओ फंग हंसते हुए बोला, मास्टर के होने के बावजूद तुम्हें अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वरना वो एंशिएंट बीइंग्स तुम्हें अपने हाथ की एक छोटी सी फ्लिक से क्रश कर देंगे। चाहे तुम हो या मैं, हम अभी भी काफ़ी वीक हैं, लुओ फंग ने दूर से आउटर वर्ल्ड की तरफ देखते हुए कहा। हम सिर्फ एटर्नल ट्रू गॉड्स हैं और हमें रेवरेंस का एक दिल रखना चाहिए। हाँ, मोरोसा तुरंत जवाब दिया। सोल इंस्लेवमेंट के नीचे मोरोसा मरना पसंद करता, लेकिन लुओ फंग के ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं कर सकता था। एक बाउंड्री बीस्ट होने के नाते डिवाउरिंग और डिस्ट्रक्शन उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ थी और उन्हें ग्रो करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका। लेकिन प्राइमल कॉस्मिक रीजन में बाउंड्री बीस्ट कैलमिटी के बाद लुओ फंग के ऑर्डर्स के नीचे मोरोसा ने एक भी माइनर यूनिवर्स को डिवाउर नहीं किया, बल्कि कैओटिक एयरफ्लोज को अब्जॉर्ब करते हुए धीरे धीरे ग्रो किया और ईऑन्स लग गए उसे एटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक पहुंचने में। जब लुओ फंग ने दूर से रियनकानेशन पैसेज का एंड देखा तब भी स्टार टावर थोड़ी देर और उड़ता रहा, जब तक वो सच में वहां पहुंच नहीं गया। स्वूश, स्टार टावर रियनकानेशन चैनल से निकलकर एक डिम और वास्ट लैंड पर पहुंचा। एक वास्ट ऑरा स्प्रेड होकर मिस्ट में गैदा हो गया, जिसने दुनिया को हेजी और देखने में मुश्किल बना दिया।
जब वो आए थे तब जो रिइंकार्नेशन चैनल था अब वो डिसअपियर हो गया था और लुओ फंग ने तुरंत स्टार टावर को वापस ले लिया और मोरोसा के साथ वास्ट लैंड पर अपीयर हो गया। योजक चिन्ह। इस वक्त लुओ फंग के बाल काफी लंबे हो चुके थे, उसके माथे पर एक पेयर ऑफ डार्क गोल्डन हॉर्न्स निकल आए थे और उसकी अपीयरेंस थोड़ी बदल गई थी। मोरोसा अब भी एक सिंपल और ऑनेस्ट गार्ड जैसा लगता था, सिल्वर ग्रे स्किन के साथ थोड़ा अजीब दिखता था लेकिन काफी अर्नेस्ट लगता था। जब पर्पल मून एंसेस्टर का स्मॉल यूनिवर्स उस समय डिस्ट्रॉय हो गया था तब भी वो जिंदा था। उसे अच्छे से पता है कि जब मैंने पहली बार ट्रू गॉड स्टेटस अचीव किया था तब मेरे स्मॉल यूनिवर्स का डायमीटर 1 बिलियन लाइट ईयर्स था, लुओ फंग धीरे से बोला। फर्स्ट टाइम ट्रू गॉड बनने पर इतना बड़ा स्मॉल यूनिवर्स होना काफी अनथिंकेबल बात है। इस वजह से कुछ पावरफुल बीइंग्स का अटेंशन अट्रैक्ट हो सकता है। पर्पल मून एंसेस्टर तो बस एक वॉइड ट्रू गॉड है, उसका इन्फ्लुएंस काफी कम है और उसके वर्ड्स वीक हैं। वो शायद किसी पावरफुल एग्जिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी मुझे कॉशियस रहना होगा। लुओ फंग अच्छे से जानता था कि एक छोटी सी भी लापरवाही हमेशा के लिए पछतावा बन सकती है। दुश्मन को कोई भी मौका मत दो। अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के साथ उसने अपनी ऑरा और अपीयरेंस को इतना चेंज कर दिया था कि पर्पल मून एंसेस्टर खुद अगर सामने आ जाए तो भी उसे नहीं पहचान पाएगा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के दूसरे पावरफुल बीइंग्स तो दूर की बात हैं, जिन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मास्टर देखो, मोरोसा ने शॉक में नाइट स्काई की तरफ देखते हुए कहा। लुओ फंग ने भी ऊपर देखा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का नाइट स्काई काफी वास्ट और गहरा था, जिसमें चमकदार सितारे भरे हुए थे। नाइट स्काई में काउंटलेस स्टार्स थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे, जो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर थे। इन बड़े सितारों में से कुछ, चाहे कितनी भी दूरी और स्पेस टाइम के फर्क के बाद भी, इतनी जोरदार ऑरा निकाल रहे थे कि लुओ फंग भी स्टार्टल्ड हो गया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में पैदा होने वाले बीइंग्स अक्सर ट्रू गॉड्स बन जाते हैं, लुओ फंग ने ऊपर देखा। उनका स्मॉल यूनिवर्स नाइट स्काई के सबसे गहरे हिस्से में दिखाई देता है, हर एक सितारा एक स्मॉल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्रू गॉड्स, वॉइड ट्रू गॉड्स, अटर्नल ट्रू गॉड्स, लॉर्ड्स ऑफ केओस, डिवाइन किंग्स, इन सब के स्मॉल यूनिवर्सल स्टारी स्काई में हैं, इसलिए नाइट स्काई इतना ब्राइट और ब्रिलियंट दिख रहा है। लुओ फंग ने कुछ टेरिफाइंग ऑरा वाले स्टार्स की तरफ इशारा किया। जो सितारे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकाल रहे हैं वो डिवाइन किंग्स के स्मॉल यूनिवर्सेस हैं। क्या काउंटलेस स्मॉल यूनिवर्सेस सच में नाइट स्काई में बिखरे हुए हैं? मोरोसा ने हैरत भरी आंखों से देखा और सोचा अगर वो इन्हें फ्रीली डिवावर कर पाए तो उसका ग्रोथ कितना तेजी से हो सकता है। लुओ फंग ने उसकी तरफ देखा। मोरोसा ने एक भोली सी स्माइल दी। इन इतने सारे स्मॉल यूनिवर्सेस को देखकर समझ में आता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट की गहराई कितनी ज्यादा है। हम तो सिर्फ दो छोटी मछलियां हैं, लुओ फंग ने स्टारी स्काई की तरफ देखते हुए कहा। अगर कभी कोई बड़ा सितारा गिर जाए तो इसका मतलब होगा कि कोई पावरफुल बीइंग मर गया है। मोरोसा ने समझदारी से सिर हिलाया। नाइट स्काई के सितारों को देखकर समझ आ सकता है कि कौन से माइटी जिंदा हैं और कौन मर चुके हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं कौन से सितारे किससे बिलोंग करते हैं। लुओ फंग ने नाइट स्काई को देखना बंद कर दिया और अपनी फोकस को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के स्पेशल, टेम्परल और लॉस के फ्लक्चुएशंस पर लगाने लगा। यहाँ के स्पेस का स्टेबिलिटी काफी टेरिफाइंग है। लुओ फंग ने अपना राइट हैंड बाहर निकाला और उसके हाथ में एक डार्क वॉर्टेक्स इमर्ज हो गया जो स्पेस में स्लाइट रिपल्स कॉज कर रहा था। स्पेस एक एंडलेस ओशन जैसा है और मेरी पावर सिर्फ कुछ रिपल्स बना पा रही है। योजक चिन्ह। लुओ फंग ने यहाँ टाइम का फ्लो महसूस किया और अपने होमलैंड में अपने डिवाइन प्रेजेंस के साथ कंपेयर किया। यहाँ टाइम बहुत धीरे फ्लो होता है, यहाँ एक सेकंड का मतलब है 10,081 सेकंड्स ओरिजिनल यूनिवर्स में। लुओ फंग ने आसपास देखा। सामने एक विशाल जमीन थी, लेकिन उसने देख लिया कि आसमान और जमीन के बीच लॉस की फ्लक्चुएशंस हो रही थीं। केओस के लॉस को महसूस करना काफी क्लियर है। लुओ फंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। कितना क्लियर है? अपने होमलैंड में लॉस को महसूस करना जैसे फॉग के लेयर्स से गुजर कर होता था, बहुत वेग लगता था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फॉग की लेयर्स छूटी हुई थीं और देखना ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नज़दीक से देखा जा रहा हो। ये लॉस को समझना भी काफ़ी आसान बनाता था और ओरिजिन कॉन्टिनेंट पावरफुल बीइंग्स के जन्म के लिए बहुत कंड्यूसिव था। अगर मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर अपने ट्रू गॉड फेज में आता तो मैं एटर्नल ट्रू गॉड लेवल पर बहुत जल्दी पहुंच जाता, लुओ फंग ने सोचा। ट्रू गॉड लेवल से नीचे ओरिजिनल यूनिवर्स रीजन में कल्टिवेशन करना सही था। ट्रू गॉड लेवल से ऊपर ओरिजिन कॉन्टिनेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। लुओ फंग की टैलेंट के बावजूद उसने अपने होमलैंड में तब तक कल्टिवेशन किया जब तक ओरिजिनल यूनिवर्स का बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हो गया। बाउंड्री बीस्ट के डिस्ट्रक्टिव पाथ को देखा, ओरिजिनल यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ देखा और फिर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का सोच समझकर एटर्नल ट्रू गॉड की रेल्म में एंटर किया। ऑफ कोर्स, लुओ फंग को इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ओरिजिनल यूनिवर्स रीजन के लॉस बहुत वेग थे और कल्टिवेशन की एफिशिएंसी भी बहुत लो थी, और एक और वजह थी, लॉस का सोच समझना बहुत मुश्किल है।
जैसे ओरिजिनल एंसेस्टर्स, पुराने समय के कल्टिवेटर्स जैसे ईस्टर्न एंसेस्टर और पर्पल मून एंसेस्टर सिर्फ वॉइड ट्रू गॉड्स थे। मास्टर, अब हम कहाँ जाएंगे? मोरोसा ने आसपास देखते हुए पूछा। मैंने आसपास को ध्यान से महसूस किया, लेकिन मुझे ओरिजिनल एंसेस्टर नहीं मिला। साइकिल ऑफ रिइंकार्नेशन को तोड़कर ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर पहुंचने के बाद हम कॉन्टिनेंट के किसी भी जगह अपीयर हो सकते हैं, लुओफंग ने समझाया। लुओफंग ने ध्यान से सब तरफ देखा, उसकी नज़र स्पेशल ऑब्स्टिकल्स को पार करके दूर तक देखने लगी। इस विशाल जमीन पर कुछ जायंट वर्म जैसे बीस्ट जमीन के गहराई में छुपे हुए थे। डिवाइन बर्ड्स रात के आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहे थे। एक कॉशियस टीम ऑफ ट्रू गॉड्स एक्सप्लोर कर रही थी और एक फ्लाइंग बोट अपनी ऑरा छुपाकर धीरे से मूव कर रही थी। लुओफंग ने देखा, मेरे ऑब्जर्वेशन रेंज में मैंने लगभग 1000 स्ट्रेंज बीस्ट्स, 12 ट्रू गॉड्स की एक छोटी टीम और एक अकेला वॉइड ट्रू गॉड देखा। वही है, एक नेटिव कल्टिवेटर जिसने मुझे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर पहुंचने पर पहली बार कांटेक्ट किया था। लुओफंग ने दूर एक फ्लाइंग बोट की तरफ देखा। उड़ान भरती बोट शांत से चल रही थी, अपने प्रेजेंस को छुपाते हुए हवा में ग्लाइड करती। उड़ान भरती बोट के अंदर एक लंबा आदमी था जिसके पास एक शार्प टेल थी। वो डार्क ग्रीन आर्मर पहने हुए था और उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी जब वो बाहर की दुनिया को देख रहा था। इस बार मैं अपनी जान खोने के करीब था। मोहू, जो उड़ान भरती बोट को चलाते हुए ऑरा को छुपा रहा था, एक्साइटमेंट के बीच टेंशन महसूस कर रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस सही थी और इसने मुझे खजाने तक पहुंचाया। मैं, मोहू, आखिरकार एक बड़ा फायदा उठा रहा हूं। इस खजाने से मेरे 3 बच्चे अच्छा कल्टिवेशन कर सकते हैं। शायद, क्या मेरे सबसे टैलेंटेड बड़े बेटे एटर्नल ट्रू गॉड के पास अप्रेंटिस बन सकते हैं? मोहू के दिल में ये ख्वाहिश थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट बहुत सारे फॉर्मिडेबल बीइंग्स से भरा हुआ था और वहाँ का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रिक्ट था। मास्टर और डिसाइपल के बीच का रिश्ता पारिवारिक बंधन से भी ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी सिर्फ एक पल की मोहब्बत का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अगर एक मास्टर डिसाइपल को अपनाता है तो इसका मतलब होता है डिसाइपल को कल्टिवेशन में ट्रेनिंग देना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनका फ्यूचर अरेंज करना। मास्टर की इंपॉर्टेंस डिसाइपल के लिए खुद ही साफ है। अगर वो इटर्नल ट्रू गॉड के पास अप्रेंटिस नहीं भी बन सके तो तीनों बच्चे कम से कम एक पावरफुल लेगेसी सीख सकते हैं, मोहू ने सोचा। उसकी वाइफ बहुत पहले मर चुकी थी और उसने 3 बच्चे छोड़े थे जो इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा चिंता का विषय थे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में, जहां अनेक ट्राइब्स ऑफ कल्टिवेटर्स इकट्ठा होती हैं, बहुत से कल्टिवेटर्स अपने बच्चों की सर्वाइवल की परवाह नहीं करते, लेकिन मोहू को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। एक वॉइड ट्रू गॉड होने के नाते उसकी जिंदगी अनंत थी और अपने कल्टिवेशन और ग्रोथ के अलावा सिर्फ उसके 3 बच्चे ही उसकी चिंता का विषय थे। जल्दी ही, सिर्फ 10 दिन बचे हैं जब हम ह्यांग सिटी लौटेंगे, मोयूहू ने सोचा। उसने ध्यान से उड़ान भरी बोट को स्टीयर किया, कुछ खतरनाक एरियाज से बचने की कोशिश की। अचानक मोयूहू ने एक अनिवार्य शक्ति को महसूस किया जो उसे घेर रही थी और उड़ान भरी बोट एक फ्लैट बोट की तरह महसूस हो रही थी जो समुद्र के वर्लपूल में फंस गई और वो इसमें घुसकर धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। उड़ान भरी बोट शांत से चल रही थी, अपने प्रेजेंस को छुपाते हुए हवा में ग्लाइड करती। ये तो बुरा है, मोयूहू के दिल में एक ठंडक महसूस हुई। जो उड़ान भरी बोट वो कंट्रोल कर रहा था, वो बिल्कुल भी भयावह स्पेशल वॉर्टेक्स से बच नहीं पा रही थी, बस इसमें और गहरा घटते जा रही थी। आखिर में उड़ान भरी बोट स्पेशल वॉर्टेक्स के सबसे गहरे हिस्से में गिर गई, जो एक जाइगेंटिक हाथ के हाथ में था। उस हाथ की पाम पर खिंचाइयां ऐसी थीं जैसे नदी के गड्ढे। लुओफंग बिना हिले डुले खड़ा था, सिर्फ वॉइड को कंट्रोल कर रहा था, जिसने दूर उड़ान भरी बोट के आसपास के स्पेस को छोटा किया और धीरे से उसे अपनी पाम में पकड़ लिया। उसके साथ बाउंड्री बीस्ट मोरोसा भी क्यूरियस नज़र से देख रहा था। मास्टर, क्या हम इस उड़ान भरी बोट को पकड़ रहे हैं? पहले चलो रास्ते पूछते हैं। लुओफंग ने उड़ान भरी बोट के अंदर के बीइंग्स को देखा।